शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। बच्चे ये एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रा की यूनिट थर्ड है, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक्स, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखी हुई है, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये लगभग 50 पेजेस की पीडीएफ है जो मैं टेलीग्राम पे पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आप टेलीग्राम से जाके चाहो तो इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए हम इसकी पीडीएफ क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग बड़े परेशान थे, सर इसे कंप्लीट करा दीजिए, यूनिट थर्ड और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो तो बहुत छोटी सी है, वो तो 8 से 10 पेजेस की है। देखिए पहले मैं इसे कंप्लीट करा देता हूँ। यहाँ पर आप टॉपिक देखिए, टॉपिक क्या लिखा हुआ है बच्चा, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ मटेरियल इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। अब आप न्यूक्लियाई जानते होंगे, जिसे नाभिक बोलते हैं। यो उस तरह का एक मटेरियल है, मैटर है, जिसमें ऑल इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वे न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते हैं, बद्ध होते हैं। दस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कैरी करंट। इसलिए इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते करंट को कैरी करने के लिए, करंट को ले जाने के लिए। हैंस द इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज वेरी लो। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, अरे कंडक्ट का मतलब क्या होता है, चालकता, इलेक्ट्रॉनों को ले जाना। अभी हमने आपसे क्या कहा कि इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। एग्जाम्पल है गिलास, माइका, प्लास्टिक, ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड फॉर डाइलेक्ट्रिक इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये क्या होता है, देखो जैसे मैंने कहा 11 आपके पास कोई 11 सिलिकॉन है, जो भी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये होगी 3s1। आगे भी होंगे 3p0, आगे 0 होंगे क्योंकि 11 यहीं कंप्लीट होगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, जब बैंड खींचेंगे, ऐसे ही तो खींचते हैं, तो हम क्या करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6 वे भारी होते हैं, वे नीचे आ जाते हैं, और जो भैया खाली होते हैं वे ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इनमें एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इसे बोलते हैं वैलेंस बैंड, और यहाँ होता है कंडक्शन बैंड, और इनके बीच का जो होता है इसे बोलते हैं एनर्जी गैप। इसमें है वे जिनमें इलेक्ट्रॉन थे 1s2 2s2 2p6 3s1, उससे आगे 0 होंगे, खाली होंगे सारे ऑर्बिट्स, तो वे ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इनके बीच के गैप को एनर्जी गैप बोलते हैं। तो यही एनर्जी गैप इनका मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हेडिंग है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब हम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में चर्चा करेंगे। द रेशो of the force between the charge in vacuum, वैक्यूम जानते हो निर्वात, to that between them in medium, यानी कि कोई आवेश है उनके बीच निर्वात में जो बल है उसका किसी माध्यम में बल के साथ जो अनुपात होता है इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ द मीडियम। माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परावैद्युत निगयतांक, और द रेशो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम विद परमिटिविटी इन वैक्यूम। देखो बल जो था, बल में ऊपर वैक्यूम लिया गया था और नीचे क्या लिया गया था, नीचे मीडियम, और परमिटिविटी में ऊपर मीडियम लिया जा रहा है, नीचे निर्वात। क्यों, अरे बल का फॉर्मूला यही तो होता है, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², यही तो होता है बल का फॉर्मूला। तो देखो बल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर उसमें निर्वात में ऊपर है तो इसमें निर्वात में नीचे आएगा। समझ गए, यानी कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K = F0/Fm। F0 मतलब निर्वात और Fm मतलब मीडियम, और जब हम ये एप्सिलॉन नॉट की टर्म में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इसे याद रखना, बिल्कुल जहन में छाप लो इस चीज़ को। सिमिलरली अगर हम किसके लिए लिखेंगे बेटा, कंडक्टर के लिए, कंडक्टिविटी के लिए, तो यही काम करेगा, यही वाला आपका, यही वाला कौन सा बच्चा, ये जो ऊपर है ये वाला सेम, ये वाला C/C0, इसमें कोई दो राय नहीं है।
is the dielectric constant where C is the capacitance in medium and C naught in the vacuum। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो K की वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए 1.0006 और गिलास के लिए 6। आपको इतनी डेप्थ में उतरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आए पोलर एंड नॉन पोलर। आप जानते हो पोलर क्या होते हैं, जो प्लस माइनस में ब्रेक हो, नॉन पोलर जो प्लस माइनस में ब्रेक ना हो। तो ये तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, इतने की तो मुझे उम्मीद है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए पोलर मोलिक्यूल इज वन in which the center of the gravity of the positive charge separated from the center of gravity of the negative charge। यानी कि पोलर वो है जिसमें आप पॉजिटिव और निगेटिव में तोड़ सको। अरे लिखा ना है, ये रहा सेपरेटेड। सेपरेटेड का मतलब क्या होता है, अलग करना। क्या पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज से जो सेपरेट कर सके वो क्या कहलाता है, आपका पोलर मोलिक्यूल। द पोलर मोलिक्यूल हैज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। अरे इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इक्वल बट अपोजिट नहीं होते, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ही तो होता है। जैसे HCl H प्लस Cl माइनस, H प्लस OH माइनस, ऐसी ये सब होते हैं, ये आपको पता है। नॉन पोलर जिसमें अलग ना किया जा सके। देखो लिखा हुआ है, द मोलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड, एक दूसरे में समाहित होते हैं। एंड द मोलिक्यूल्स हैव जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे जब एक जैसे ही रहेंगे तो डाइपोल मूवमेंट कहाँ से आ जाएगा, इज नोन एज नॉन पोलर मोलिक्यूल। द नॉन पोलर मोलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एक जैसी स्ट्रक्चर होगी, जैसे H2 N2 CO2 CH4 ETC। ये आपको पता है, इन्हें हम प्लस माइनस में ब्रेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ गया एटॉमिक और आयनिक पोलराइजेशन। इसमें भी कोई ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो वेरी शॉर्ट्स में पूछी जाती है। देखो क्या है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कोई भी हमने डाइलेक्ट्रिक लिया जो ऐसे मॉलिक्यूल से बना है जो प्लस माइनस में ब्रेक हो सकते हो, कुल मिला के पोलर डाइलेक्ट्रिक लिया, ठीक। द सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड का मतलब आप जानते हो, पलटना। दिस कोज एन इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट, जिस वजह से वहाँ पे अपने आप एक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है इन द मोलिक्यूल, मोलिक्यूल के अंदर। कैसे सर, देखो ये कोई मोलिक्यूल है, इसमें प्लस माइनस समाहित है, मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और माइनस प्लस को। तो इसके अंदर भी क्या हो गया, एक फील्ड जनरेट ना हो गया अरे प्लस से माइनस की तरफ। तो इसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट इन द मोलिक्यूल। दिस फिनोमिना इज नोन एज एटॉमिक और आयनिक पोलराइजेशन। टेंशन फ्री, आया समझ में। चलो अब नेक्स्ट चलें, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, when any dielectric is placed in an electric field there is displacement of electrons relative to the nucleus। अब जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेस होंगे या नहीं होंगे, अरे हिलेंगे अपनी जगह से। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट डाल लेगा अपना कुछ ना कुछ। दिस कोज एन इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, जिस वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब ऊपर पढ़ा तो था आपने, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन बोलते हैं। ऊपर जैसी सेम डेफिनेशन है। अब है डाइपोलर और ओरिएंटेशनल। ओरिएंटेशन का मतलब तो आप जानते हो, घूमना, ठीक। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मेड ऑफ, एक ही जगह एनी लिखना जब ज़्यादा सुंदर लगेगा। व्हेन एनी डाइलेक्ट्रिक मेड ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग रैंडमली परमानेंट डाइपोल मूवमेंट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द मॉलिक्यूल एज ए होल में रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मे का मतलब पॉसिबिलिटी है कि जब आपका मॉलिक्यूल्स क्या हो, घूम जाए। ओरिएंटेशन नहीं होता हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो घूम नहीं तो होता है इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस इज रिफर्ड एज डाइपोलर ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ठीक, बस खत्म। अब आओ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पे।
छोटी छोटी डेफिनेशन है, अच्छी डेफिनेशन है, सुंदर है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इन्हें याद कर लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलो आज कोशिश करूँगा 50 के 50 आज ख़त्म कर दूँ, चाहे एक ही लेक्चर में मुझे ख़त्म करना। अब हम क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसमें क्या है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की तरह इसके मॉलिक्यूल बिहेव करने लगते हैं। एंड द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली पोलराइज, जिस वजह से आपका जो डाइलेक्ट्रिक है उसे हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकली क्या हो गया बच्चा, पोलराइज्ड हो गया। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड का मतलब मैंने क्या बताया था, जो उत्पन्न हुआ है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सुनना बड़े ध्यान से, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हुआ है ना, उसे आप पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो वही क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर, इसे हम पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट induced in each molecule of the dielectric is directly proportional to the electric field। सुन लो, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ईच मॉलिक्यूल, जो ईच मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ उसका एवरेज लिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल आया। जैसे हमने क्या मान लिया बेटा, पीएम मान लिया, पी था हमने अभी माना ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक। एम का मतलब है मीन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। अब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बेटा, दोनों सिंबल एक से एक ऐसे बनता है और एक ऐसे बनता है। एक ये तो था प्रोपोर्शनल और ये है एल्फा। क्या है ये, एल्फा। जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या माना गया बच्चा, एल्फा, वेयर एल्फा इज द कांस्टेंट नोन एज मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी। क्या एक यो कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी बोला जाता है इसे, ठीक। इफ देयर आर मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक देन द इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये हमने मान लिया, उसमें क्या है ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इफ देयर आर एन मोलिक्यूल्स, हमने एन मोलिक्यूल्स मान लिए, तो बेटा जो टोटल पोलराइजेबिलिटी होगी वो एवरेज का एन टाइम्स होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, तो टोटल पोलराइजेबिलिटी एवरेज का पीएम आ रही थी, एक की औसतन पीएम आ रही थी, तो एन की कितनी होगी, एन पीएम। अभी हमने पीएम किसके बराबर लिखा, एल्फा ई एम के, तो P इक्वल्स टू एन एल्फा ई एम। बताओ कोई समझ नहीं। फ्रॉम डेफिनेशन है सर, ये क्या लिख दिया फ्रॉम डेफिनेशन, अबे हमने क्या लिखा, देखो देखो, यहाँ 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 ये हो रहा, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अरे डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2a ना होता, यही तो होता है डाइपोल मोमेंट। दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी क्या करते थे, एक इधर होता था प्लस Q, एक इधर होता था माइनस Q, उनके बीच की डिस्टेंस 2a मानते थे, तो Q इंटू 2a क्या होता था, डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण, तो द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ये हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, पर का मतलब होता है अपॉन में, तो यही तो लाइन लिखी हुई है ये रही, फ्रॉम डेफिनेशन P इक्वल्स टू क्यू डैश इंटू 2ab, क्यू डैश क्यू, क्योंकि चार्ज हमने क्यू डैश मान लिया। अब वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ यहाँ पे हमने क्या माननी हुई है, 2a, 2a से 2a कट गया, क्यू डैश अपॉन a, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जिसे सिग्मा बोलते हैं। हमने चार्ज क्यू डैश मानना था, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश। ये रहा, ये दिख रहा है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी आपकी चार्ज डेंसिटी के बराबर आ गई, ठीक। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ अ चार्ज कंडक्टर ऑफ इर्रेगुलर शेप। कोई भी इर्रेगुलर शेप का चार्ज कंडक्टर है उसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये निकाला हुआ है लेकिन जल्दी जल्दी मैं आपके लिए इसे करा देता हूँ। लेट अस कंसीडर ए चार्ज कंडक्टर ऑफ इर्रेगुलर शेप। हमने इर्रेगुलर शेप का कोई चार्ज कंडक्टर मान लिया, उसकी सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है एट एनी पॉइंट ऑफ इट सरफेस। वी नो द डाइलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लिया हमने, डाइलेक्ट्रिक नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए, एरिया है फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है ई इंटू ए, ई डॉट ए। यहाँ पर एंगल जब भी आप किसी भी चीज़ पे परपेंडिकुलर लेते हो तो एंगल जीरो हो जाता है, ठीक है। ई डॉट है ई ए कोस जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो ई ए ही लिख देते हैं हम नॉर्मली, ठीक। और गॉस लॉ से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो आपने दोनों समीकरण इक्वल रखी तो ई ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये रहा ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर सिग्मा ए। मैंने क्यू की जगह सिग्मा ए रख दिया, लो क्यू की जगह सिग्मा ए रख दिया, अरे ये रहा ना क्यू बराबर सिग्मा ए, यहाँ मैंने क्यू की जगह सिग्मा ए रख दिया। अब ए से ए कट गया तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये रहा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। लो जी टॉपिक पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इर्रेगुलर शेप का। बस हमें इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है फिक्स, और इसकी सिग्मा की चार्ज अपॉन एरिया से निकाल सकते हैं। ये नाम बड़ा खतरनाक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ध्यान रखना, नाम तो सुना ही होगा है। इफ ई इज नॉट लार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा नहीं होना चाहिए, देन यहाँ पे ई आएगा, देन पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन द डाइलेक्ट्रिक। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आपका जो पोलराइजेशन है, ठीक, वो किसके बराबर होगा, किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अरे आपको पता तो है इलेक्ट्रिक फील्ड से भी तो पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस में ब्रेक होना। तो P प्रोपोर्शनल टू E, अब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट किसके बराबर है बच्चा, ये लिख नहीं रहा, ये ची है, ची नहीं है ये है काई। क्या बोलते हैं इसे, काई। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसे लंबा सा एक्स कर दो और ई। मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है, वहाँ एम आ जाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई। क्या है ये, काई, नाम याद रखना इसका, काई। इंग्लिश में CHI लिखा जाता है लेकिन होता क्या है, बोलता क्या है, काई। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो काई होता है, तो हमने काई रख दिया, तो काई बराबर P अपॉन ई, वेयर काई इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, P अपॉन ई। अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब किस पे है हम, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक। अब हम डाइलेक्ट्रिक पे, किसी भी डाइलेक्ट्रिक पे इफेक्ट पड़ने वाला है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आएगा, आगे क्लोसियस-मोसोटी इक्वेशन पढ़ोगे उसमें इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लेंथी टॉपिक है लेकिन मैंने इजी कराने की कोशिश की है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी के डेरिवेशन से भी आ जाता है, वो नॉर्मली इसी नाम से आता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक। किसी भी डाइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बताओ, तो हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को लोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। शायद फिगर हो, ये रहा, हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक लिया, ये रहा, ठीक, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये रहा, प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस इधर आ जाएगा, और ये वाला माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, इसकी ऐसे आ जाएगी। तो फिगर एक आधी और बन रही होगी आगे जाके, अभी नहीं, आगे बनेगी, वो आगे बढ़ेगी। चलो पहले से छोटे से डेरिवेशन को ही देख लो, ठीक। व्हेन एनी डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड देन ए चार्ज इज इंड्यूस्ड। आपको पता है जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें क्या, एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक। प्रोड्यूस मतलब इंड्यूस हो जाता है, प्लस माइनस में ब्रेक हो जाता है इन इट ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, देन देयर विल आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। जिस वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो। देखो बाहर प्लस से माइनस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी प्रोड्यूस ना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ, हमने ये जो था ये ई डैश मान लिया, क्या मान लिया, ई डैश। अब आप एक छोटी सी लॉजिक लगाओ, इसमें ई नोट ऐसे घुस रहा है,
और ई डैश ऐसा आ रहा है, तो इसके अंदर कितना बचेगा, ये दोनों टकराएंगे तो ई नोट माइनस ई डैश इसके अंदर बचेगा। तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, ई बराबर ई नोट माइनस ई डैश। अब ई नोट कितना है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आपको पता है 4πr² स्फेयर का एरिया होता है, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। ऐसी सिग्मा बराबर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, इसकी जगह सिग्मा रख सकते हो, तो ई नोट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ऐसी आप इसमें लिखोगे तो इसमें आपने ई डैश मानना हुआ है तो सिग्मा डैश आ जाएगा, आ गया सिग्मा डैश, ये रहा। तो अब आपने वैल्यू रख दी, अरे इसमें वैल्यू रख दी यार, क्यों घबरा रहे हो, रॉकेट साइंस नहीं है, ये रहा ई नोट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नोट ये रहा। अब ये एप्सिलॉन नोट डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, एप्सिलॉन नोट ई इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा डैश। अभी हमने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में प्रूव करा था सिग्मा डैश इक्वल्स टू पी। अरे सिग्मा डैश ही क्यों, क्या सर सिग्मा पी के बराबर नहीं हो सकता, अरे सिग्मा तो पहले से ही था, सिग्मा डैश है जो वहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ, और पी क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी जो भी इंड्यूस्ड ही होती है, तो इंड्यूस्ड वाले के बराबर होगी ये, समझ गए। इंड्यूस्ड मतलब जो हमने नहीं करा अपने आप हो गया, तो क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट ई बराबर सिग्मा माइनस पी, ये पी माइनस का इधर आके प्लस का, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये रिजल्ट याद रख लो, न्यूमेरिकल आने की संभावना है। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिग्मा रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, वहाँ पर इसे सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया ना बोल के इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी बोलते हैं, तो जिस वजह से सिग्मा को क्या लिखा जाता है, डी। तो डी बराबर एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी, ये मेरा रिजल्ट आ गया, डी बराबर एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी, लो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा। अब क्या है रिलेशन बिटवीन काई ई एंड के, काई ई क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, एंड के क्या है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो वी हैव प्रूव दैट डी बराबर एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें अंदर मीडियम होता है, मीडियम होने की वजह से जहाँ पर पोलराइजेबिलिटी नहीं होती, और मीडियम की लिए एप्सिलॉन नोट ना लेके हम एप्सिलॉन लेते हैं परमिटिविटी, तो क्या हो गया मेरा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया एप्सिलॉन ई, तो मैंने कुछ नहीं कहा, डी की वैल्यू रख दी एप्सिलॉन ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी, और काई आपने अभी ऊपर प्रोड्यूस किया था, प्रूफ किया था काई ई बराबर पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ गई, काई ई, काई क्या है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ये ऊपर ही तो प्रोड्यूस किया था, तो इसमें मैंने पी की वैल्यू भी रख दी, ये एज इट इज पी की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे देखो दोनों में ई है, ई कॉमन क्या बचा, एप्सिलॉन नोट प्लस काई ई बचा। अब ये मैं क्या करूँ, यहाँ से एप्सिलॉन नोट और कॉमन ले लूँ, ये ले लिया, यहाँ से तो एप्सिलॉन नोट कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन नहीं आ रहा था, इसके अपोन में पहुँच गया, काई ई अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये आपको पता है ये किसके बराबर था, क्या ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर नहीं था, तो लो ये आपका रिलेशन आ गया, के इक्वल्स टू 1 प्लस काई अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर हम ये एप्सिलॉन नोट 1 है मीडियम के लिए, तो के बराबर 1 प्लस काई आ जाएगा, कहानी खत्म, ठीक। अब गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक, ये मैं एक बार करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप देखना चाहो देख ले, मैं करा चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। ये आपको पता है क्यों, तो ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये सब आपको पता था। ये हमने लिखा ई इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ई नोट माइनस ई डैश, अभी जो पहली तो थोड़ी देर पहले लिखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नोट, यही तो लिखा था तो 2 सेकंड पहले। सिग्मा किसके बराबर, क्यू अपॉन ए के, सिग्मा डैश किसके बराबर, क्यू डैश अपॉन ए के बराबर, तो मैंने इनकी वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब ये ई की वैल्यू आ गई मेरी, अब ई की वैल्यू मैंने इसमें रख दी ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस ई की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट डी एस माइनस क्यू अपॉन ए की वैल्यू रख दी, यानी कि इसमें डॉट डी एस की मल्टीप्लाई कर दी। अब आप जानते हो
सर्वे ds क्या था, एरिया का इंटीग्रल a होता है, a से a कट गया। अब यहाँ देखो q माइनस क्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट, वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इफ k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन e डॉट ds बराबर q माइनस क्यू डैश k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मैं करा चुका हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूँ। यो आगे लो गॉस लो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फील्ड इसे हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब आएगी? आज ही आएगी, थोड़ी देर में ही, थोड़ी देर में बस, आप घबराइए मत। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।